हाँ जी, तो आज की वीडियो फिर शुरू करें। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, पहले कोई गाना तो सुनाइए। अच्छा, गाना सुनना है तो चलो फिर सुनते हैं। अरे भाई, इसको क्या हो गया है? इसका क्यों जिया जल रहा है? मुझे ना इसके सिम्टम्स देखकर ऐसे लग रहा है जैसे इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अरे एसिडिटी? हाँ, इसके सिम्टम्स से तो एसिडिटी ही लग रही है। अब ये एसिडिटी होती क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। ठीक है, बता देती हूँ। एसिडिटी के बारे में जानना है तो पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी जानना होगा। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के केस में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो हम फूड का इनटेक करते हैं फ्रॉम माउथ। उसके बाद मुंह के अंदर अपने दांतों की हेल्प से हम इस फूड को चबाते हैं ताकि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके, इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो सके, और फिर हम इस फूड को स्वेलो करते हैं। जैसे ही हम इस फूड को निगलते हैं माउथ से फेरिंग्स और फिर ये ईसोफेगस की तरफ धकेला जाता है। ईसोफेगस से आगे ये फूड हमारे स्टमक के अंदर जाता है। ये है हमारा स्टमक। आप देख सकते हो क्या लोकेशन है इसकी हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल हमारी लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है जिसके नीचे ये एक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है विच इज नोन एज स्टमक। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन स्टमक। अगर हम इंटरनली देखें तो स्टमक वॉल के अंदर मसल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये देखिए, ये है स्टमक वॉल जिसके अंदर कई तरह की मस्कुलर लेयर्स है। लेकिन स्टमक की वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर ही नहीं है, वो ग्लैंडुलर भी है। यहाँ पर देखिए स्टमक की इंटरनल लाइनिंग दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें बहुत सारी ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। ये ग्लैंड्स जो है इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की सिक्रीशंस को हमारे स्टमक के अंदर पोर आउट करते हैं, और इन ग्लैंड्स से सिक्रीट होने वाले जूस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। बहुत कुछ होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन गैस्ट्रिक लाइनिंग से सिक्रीट होने वाले गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 5 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पाराइटल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कहीं आपको गलती तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारी स्टमक की लाइनिंग स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। तो गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ये एसिड हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस को किल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की अपनी ही लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले गैस्ट्रिक लाइनिंग के म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस जो है हमारी स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेती है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की अपनी ही लाइनिंग के ऊपर एक्ट ना करे, ताकि स्टमक की अपनी लाइनिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसकी प्रोटेक्शन की जा सके। इस एसिड के कारण हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक हो जाता है। नॉर्मली हमारे स्टमक के अंदर 2 to 3 पीएच वैल्यू रहती है, लेकिन एट टाइम्स जब ज़्यादा एसिड रिलीज हुआ हो तो हमारे स्टमक का पीएच 0.87 तक भी जा सकता है ना हैरानी की बात? कितना एसिडिक होता है। इतने एसिड से वैसे डर ही लगता है, लेकिन म्यूकस ही है जो हमारे स्टमक की अपनी ही लाइनिंग को एसिड के असर से बचाती है और एसिडिक मीडियम डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये जो हमारा स्टमक है जो कि एक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि 2 ओपनिंग्स के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होती है। एक साइड पर ये ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू दिस ओपनिंग, एंड दूसरी साइड पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू दिस ओपनिंग। यहाँ पर
जहाँ पर कि ईसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक के अंदर आता है, यानी कि द ओपनिंग बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, यहाँ पर एक वॉल्व होता है। आइए देखते हैं ये वॉल्व। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर ईसोफेगस से फूड स्टमक के अंदर एंटर करता है, यहाँ पर होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर LES, जो कि एट द एंट्री ऑफ स्टमक प्रेजेंट होता है और ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। और जैसे ही फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर करता है, ये स्फिंक्टर फटाक से बंद हो जाता है ताकि फूड वापस ना जा पाए। और नॉर्मली फूड की मूवमेंट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही होती है, फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनसे कि ये LES प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता या इट ओपन्स टू ओपन। उससे क्या है कि स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो ईसोफेगस की तरफ मूव कर जाता है थ्रू दिस स्फिंक्टर। अब ईसोफेगस की लाइनिंग के ऊपर जब ये एसिड पड़ेगा तो बर्निंग तो होगी, जिया तो जलेगा। इससे क्या है कि हमारी चेस्ट के अंदर एक बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट कॉज होता है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं या जिया जलता है। इससे इस प्रॉब्लम को हम एसिड रिफ्लक्स सिम्टम कहते हैं। ये एसिड रिफ्लक्स सिम्टम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर कभी कभार हार्ट बर्न होता है या जलन होती है once or twice a week, तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन आवर फूड हैबिट्स। लेकिन अगर ये बार बार हो, इफ इट हैपन्स मोर देन ट्वाइस अ वीक, तो डाउट है कि आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। हमारा स्टमक हमारे लंग्स की बिल्कुल नीचे होता है और डायाफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन और स्टमक को सेपरेट करता है। कई बार ये डायाफ्राम रप्चर हो जाता है, जिसको हम हाइएथल हर्निया कहते हैं। इस हर्निया में डायाफ्राम स्टमक को नीचे होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए LES एंड स्टमक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के सिम्टम्स बार बार आने शुरू हो जाते हैं। बार बार हमें चेस्ट में जलन या हार्ट बर्निंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट फील होता है। आइए देखें इस एसिड रिफ्लक्स को कौन से फैक्टर्स और भी ज़्यादा एग्रावेट करते हैं और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्मोकिंग। वैसे भी स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग के और तो बहुत सारे नुकसान हैं हमारी बॉडी के ऊपर, लेकिन एसिड रिफ्लक्स इज़ वन ऑफ द हार्म्स। सो स्मोकिंग करने वाले लोग ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाना या बहुत लेट नाइट खाना और खाना खाते ही सो जाना, इससे भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। समटाइम्स सर्टन फूड्स खाने से भी एसिड फॉर्मेशन ट्रिगर होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से या खट्टा सिट्रसी फ्रूट्स खाने से, टमेटोज खाने से, बहुत फैटी या फ्राइड फूड्स खाने से, या ज़्यादा ही चॉकलेट्स खाने से, या ज़्यादा विनेगर कंजप्शन से भी एसिड रिलीज ट्रिगर होता है, बढ़ता है। इसी तरह से कुछ ड्रिंक्स जैसे कि अल्कोहल, चाहे रम है, विस्की है, बियर है, कुछ भी जिसमें अल्कोहल होता है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पीते हो तो एसिड रिफ्लक्स के शिकार हो सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी पीना, उससे भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। या ओवर कंजप्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। कई बार कुछ मेडिसिन्स जैसे कि एस्पिरिन ज़्यादा लेने से भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बीइंग ओवरवेट या ओबेसिटी, ये तो है ही है एसिड रिफ्लक्स के साथ रिलेटेड। और कुछ लोगों को आदत होती है टू लाई डाउन राइट आफ्टर द मील, इससे भी एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये सारे फैक्टर्स जो कि एसिड रिफ्लक्स को एग्रावेट करते हैं, बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, छोटे मील्स लेने चाहिए, रात का खाना टाइम पर लेना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा फैटी फ्राइड फूड्स अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट्स, विनेगर्स
लिमिट्स के अंदर ही कंज्यूम करनी चाहिए। अपने ड्रिंक्स को भी ज़रा ध्यान से और लिमिट में ही पीजिए। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अपना वेट कंट्रोल कीजिए। खाना खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी देर वेट कीजिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो एसिड रिफ्लक्स ज़रूर कम होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है आपको, तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर को मिलिए। बहुत तरह के एंटासिड पिल्स या गोलियां आजकल अवेलेबल है जो कि आपको एसिड रिफ्लक्स में रिलीफ दे सकती हैं। आजकल मार्केट में और भी कई चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको टेम्पररी रिलीफ तो दे ही सकती हैं फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, जैसे कि इनो अवेलेबल है या और इस तरह के फ्रूट सॉल्ट्स जो कि बेस प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इसको पीते हैं, ये बेस हमारे स्टमक के अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड न्यूट्रलाइज होने से हमें हार्ट बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ मिलता है, चाहे ये रिलीफ टेम्परेरी ही होता है। सो अगर कभी कभी एसिडिटी होती है तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली हो रही है, इमीडिएटली रश टू योर डॉक्टर, चेकअप कराइए अपना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर हम लंबा समय एसिड रिफ्लक्स के शिकार रहते हैं तो ये आगे ईसोफेजाइटिस कॉज कर सकता है, अल्सर्स कॉज कर सकता है, यानी कि कंडीशन बिगड़ भी सकती है। इसलिए केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, गो टू योर डॉक्टर एंड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।